सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अप्रैल महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का खिताब जीता। तो आंसर होगा प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने। तो अभी 30 मार्च की बात है, प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग को जीत लिया है। ये सोनीपत स्थित एकेडमी है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच द्वारा संचालित है। अच्छा, खेलो इंडिया की बात हुई है तो आप जानते हो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण भी होगा और पांचवा संस्करण भी होना है। चौथा संस्करण ये पंचकुला हरियाणा में होना है। ये तो वैसे 2021 में होना था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया था। और पांचवा संस्करण ये भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। चलिए बताइए, अभी किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया। तो आंसर होगा adidas ने। अब ये क्या है, तो ये adidas की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे फीफा विश्व कप 2022 में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी का नाम है अल रिहला, जिसका मतलब होता है एक यात्रा। और इस गेंद को पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया है, जो अपने आप में पहली बार है। adidas जो है ये 1970 से ही विश्व कप के लिए गेंद बनाती आ रही है और ये 14वीं गेंद है। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे होने हैं? कतर में होने हैं। इस साल के लास्ट में होंगे ये। चलो आप मुझे बताओ, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता अभी? तो आंसर होगा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके। और अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी केरल में, उसको किसने जीता था? मणिपुर ने। अभी याद रखना आप, अगले साल 2023 में जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और अभी आपको याद होगा, जनवरी की बात है, 20वां AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 ये भारत में हुआ था, जिसको जीता था चाइना ने साउथ कोरिया को हरा के। बाकी अगर आपसे पूछे कोपा अमेरिका 2021 को किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को इटली ने जीता था। और विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया था उड़ीसा ने। बाकी फीफा से भी याद रखना, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और उसके अध्यक्ष ज्ञानी इन्फिनिटो। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। एक्चुअली में हमारे जो युवा मामले और खेल मंत्री हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने बंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, उसकी जर्सी और उसका शुभंकर और एक गाना भी लॉन्च किया है। और इस थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। अच्छा, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो ये दूसरा संस्करण कर्नाटक में होगा, इसका शुभंकर क्या है? वीरा। एक्चुअली में होना तो ये 2021 में था लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया, तो अब होगा ये। पहला संस्करण इसका 2020 में हुआ था उड़ीसा में। और आप जानते हो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हुआ था? न्यूजीलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा? कतर में। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर ये क्या है? तो इसका शुभंकर मैस्कोट आ गया है, जो है लाइब। अब लाइब क्या है? लाइब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। ये जो टूर्नामेंट है आपको पता है 21 नवंबर को शुरू होगा, ये इस साल के लास्ट में, जो कि 18 दिसंबर तक चलेगा। कतर दोहा में होगा ये। और अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि adidas ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च की है जिसका नाम है अल रिहला। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? बाईजूस बन गया है। और देखो, शुभंकर की बात है मैस्कॉट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते आना। फीफा ने ही भारत के 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए ईभा शुभंकर को बनाया था। ईभा एक एशियाई शेरनी है और ये अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे कब? अक्टूबर 2022 में। उसके अलावा 19वें एशियन गेम्स जो कि 2022 में होने हैं हांगजो चाइना में, उसका शुभंकर है द स्मार्ट ट्रिपलेट। उसी तरह से 2022 में जो एशियन पैरा गेम्स होने हैं हांगझाऊ चाइना में, उसका शुभंकर है फेई फेई। और आप जानते हो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल होंगे वियतनाम में, ये 2022 में होंगे मई महीने में। उसका शुभंकर है, मैस्कॉट है साओ ला। ये वियतनाम का एक दुर्लभ स्तनपायी मूल निवासी है। और बीजिंग ओलंपिक भी हुए 2022 में, विंटर ओलंपिक, जिसके शुभंकर थे बिन ड्वेन ड्वेन और शुएन रॉन रॉन। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो समर ओलंपिक हुआ था उसके शुभंकर क्या थे? मिराई तोबा और सोमाइती।
अच्छा, नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या रखा गया था? चाचा चौधरी। और पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर शेरा को अभी लॉन्च किया था। तो ये सब न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम समुद्री अभ्यास मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा और अरब सागर में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 ये अभी 26 मार्च को शुरू हुआ था, जो कि 30 मार्च तक चला। ये इसका पहला संस्करण था। कहाँ पे हुआ? गोवा और अरब सागर में। आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया। और इसमें इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी कि संगोष्ठी, इसके 25 मेंबर देश हैं, लेकिन पार्टिसिपेट केवल 15 ने किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो भी हुई है, जैसे कि याद रखना, अभी लिमितिये नाम की एक्सरसाइज की थी भारत ने। किसके साथ? सेशेल्स के साथ। कहाँ पे? सेशेल्स में ही। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी अभी। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में ही। उसके अलावा अभी हमने रशिया के साथ एक्सरसाइज की है, पैसेक्स नाम की एक्सरसाइज अरब सागर में की है। हमने जापान के साथ में धर्मा गार्जियन नाम की एक्सरसाइज की है। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने ओमान के साथ में एक्सरसाइज की है ईस्टर्न ब्रिज नाम से। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये अभी 2022 की बता रहे हैं आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच में वरुण 2022 नौसैनिक अभ्यास हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। ये इसका 20वां संस्करण था। अभी 30 मार्च को शुरू हुआ था, जो कि 3 अप्रैल तक चला था। कहाँ पे? अरब सागर में। अच्छा, वैसे फ्रांस के साथ हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज की है? पिछले साल हमने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की थी राजस्थान में, और फ्रांस के साथ अभी हमने वरुण एक्सरसाइज की है। गरुड़ नाम की एक्सरसाइज भी इसके साथ करते हैं, और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अब देखो, शक्ति से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि अगर एग्जामिनर पूछता है कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है, तो इंडोनेशिया के साथ में। समुद्र शक्ति हो गया। गरुड़ शक्ति पूछ ले तो वो भी इंडोनेशिया के साथ में। मित्र शक्ति पूछेगा तो वो करते हैं हम श्रीलंका के साथ में। और अभी पिछले साल की बात है, पहला कोंकण शक्ति अभ्यास, जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, वो हमने किया था यूके के साथ में। और शक्ति से 2 अच्छे क्वेश्चन और बनेंगे आपके। एक तो अभी आईआईटी खड़गपुर में एक सुपर कंप्यूटर है, वो स्थापित किया गया, उसका नाम है परम शक्ति। और अभी ऑपरेशन देवी शक्ति भी न्यूज़ में था। देवी शक्ति क्या है? ये अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आप लोग बता दो, यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? और ऑपरेशन शक्ति ये क्या है? ये दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला था स्माइलिंग बुंदा, जो 1974 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए कि आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। तो चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, और ये अभी आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट और कितने 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अभी उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में दीपक हड्डा का विकेट लेते ही ये उपलब्धि हासिल कर ली, और इस तरह से उन्होंने 170 विकेट लेने वाले लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, आईपीएल की बात है, 2022 में ये आईपीएल का कौन सा संस्करण है? एक तो ये याद रखो, 15वें नंबर का। टोटल कितनी टीमें खेल रही है? 10 टीमें खेल रही है। अभी 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई थी। अहमदाबाद टीम, जिसका नाम हो गया गुजरात टाइटंस, उसके कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। एक है लखनऊ टीम, लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम हो गया, इसके कप्तान बन गए केएल राहुल। और क्या याद रख सकते हो? 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है। जबकि 2022 के आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर है रुपए। उसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखो। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बन गई? गुजरात टाइटन बन गई। अच्छा, ये एजाज पटेल है न्यूजीलैंड के प्लेयर। इनका नाम भी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा विश्वास पटेल को। तो अभी विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है?
कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। अच्छा, अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे? तो आंसर होगा विनय कुमार त्रिपाठी बने थे। और इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने? वीएस पठानिया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवी पुरी बुच बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? डॉक्टर एस राजू। तो डॉक्टर एस राजू ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो आर.एस. गरखल का। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। इससे पहले आपने पढ़ा होगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? तो कौन बनी थी? धृति बनर्जी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में। और ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अलका मित्तल, आप जानते ही हो। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी? वॉयलेट बरुआ। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए? अजय कोचर। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अभी वाइस एडमिरल अजय कोचर को एनडीए यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया कमांडेंट नियुक्त किया। और ये किन की जगह लेंगे? एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेंगे। एनडीए इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। स्थापना होती 1954 में। और इसका मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म। बाकी एसएससी के नए चेयरमैन अभी बन गए हैं एस किशोर। और अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बन गई कौन? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बन गए दिनेश प्रसाद सकलानी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो हर साल याद रखना 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और 2 अप्रैल को ही एक और डे मनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। ये भी याद रखो। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। तो याद रखना, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को। और इसी को उत्कल दिबासा भी कहा जाता है। और इस बार हमने 87वां यानी कि 87वें नंबर का उत्कल दिवस मनाया है। और आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। बताइए, भारत में कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक कर्ता बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया। एक तो ये याद रखना। दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे मध्य प्रदेश। और फलों के उत्पादन में तो टॉप पे बना हुआ है आंध्र प्रदेश। अच्छा मुझे बताओ, अभी दिसंबर में ही पढ़ा था हम लोगों ने कि अरब देशों का सबसे बड़ा फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया? भारत। किसको पीछे छोड़ दिया? ब्राज़ील को। और 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी मना रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसने अभी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सीइंग द अनसीन नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया। और इस रिपोर्ट में क्या बताया कि दुनिया भर में हर साल टोटल 121 मिलियन गर्भ धारण का लगभग आधा हिस्सा अनायास ही होता है। विश्व स्तर पर अनुमानित 257 मिलियन महिलाएं जो गर्भावस्था से बचना चाहती हैं, वे गर्भ निरोधक के सुरक्षित और आधुनिक तरीकों का उपयोग नहीं कर रही हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। और इसके हेड हैं नटालिया कनीम। और नटालिया से आपको याद आया होगा, रशिया की एक सुपर मॉडल है नटालिया वोडियानोवा, जिन्हें यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। वो भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया? तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने। फास्टर का मतलब क्या हो गया? फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का बिल्कुल फास्ट और सिक्योर तरीके से ट्रांसमिशन करना। मतलब अदालत के जो भी ऑर्डर हैं उन्हें तेजी से और समय पर भेजने के लिए ये फास्टर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जैसे कि किसी कैदी को जमानत मिलती है तो रिहाई के लिए ऑर्डर भेजना होता है, तो इस एप्लीकेशन से वो ऑर्डर समय पर पहुंच जाएगा और उसे समय पर रिहाई मिल सकेगी। वरना कागज वगैरह पहुंचने में एक आध दिन का समय लग जाता है, तो जमानत मिलने के बावजूद कैदी को एक आध दिन जेल में ही रहना पड़ता है। ये चक्कर पड़ता था।
और अब इससे ये बेनिफिट मिल जाएगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको। और कुछ समय पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल भी लॉन्च किया था, उसका नाम है सुपेस। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बताइए। ये प्रश्न मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, अभी फिर से पूछ रहा हूँ, तो अगर आता है तो उत्तर दो। तो इसका उत्तर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट से थी। अगर पूछा जाए हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम बताइए, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट में बात करेंगे कि इसकी पहली महिला जज का नाम है फातिमा बीवी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक तो कोई भी नहीं है, भविष्य में हो सकती है 2027 में बीवी नागरत्न। वर्तमान में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही से आपके एनवी रमन्ना 48 नंबर के हैं। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट में? वो थे हीरालाल जेकानिया। और अभी आप याद रख लो कि आपके सुप्रीम कोर्ट में टोटल 4 महिलाएं जज हो गई है, एक पहले से थी, 3 अभी कौन कौन आई है? हिमा कोहली, बीवी नागरत्न, बेला एम त्रिवेदी। पहले से थी इंदिरा बनर्जी। अच्छा, एक डे और याद रखना आप, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये 10 मार्च को मना रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल वुमेन डे पता है तो टाइप करके बताइए। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। अच्छा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की अभी पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक बनी थी। और अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट में भारत में स्टार्टअप इकाइयों के लिए माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब को शुरू किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट इस पहल के तहत भारत में सभी स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के सभी चरणों में समर्थन देगा। अच्छा, स्टार्टअप से तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, नेशनल स्टार्टअप डे। ये हम कब मना रहे हैं? 16 जनवरी को। और देखो, जितने भी डे वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक रिवीजन वाला हमारा वीडियो आता है, जिसमें हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। और स्टैटिक क्वेश्चंस वो जो आपके करंट अफेयर से ही निकाले जाते हैं। तो 10 तो स्टैटिक क्वेश्चंस आपके होते हैं। पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस होते हैं आपके पिछले महीने के करंट अफेयर्स के, और 10 इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पर रिविज़न किया जाता है और बार बार चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको चीज़ें रट जाए, याद हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो अभी मैंने आपसे पूछा नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। और बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने का स्टार्टअप सीड फंड लॉन्च किया था? 1000 करोड़ रुपए का। वैसे फ्लिपकार्ट ने एक लीप प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। देखो, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। और बिल गेट्स को अभी पाकिस्तान ने अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, हिलाल ए पाकिस्तान, ऐसा कुछ नाम है। और अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चलो बुक का नाम भी बताओ। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं। चलो बताओ, अभी एक तो सत्या नडेला और गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, इनको कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, कौन सा देश 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो 2022 में 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन इसको होस्ट कर रहा है श्रीलंका। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट भी किया था। और बिम्स्टेक सचिवालय के बजट को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की सहायता की भी यहाँ पे घोषणा की गई। इस बार की थीम क्या रही? बिम्स्टेक टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। अच्छा, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। 7 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा ढाका, बांग्लादेश में। और इसके अभी महासचिव बने थे, उनका नाम है तेंजिंग लेकपेल, ये भूटान के हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। G20 समिट की अगर बात करते हैं तो 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? इंडोनेशिया के पास में। 2021 में तो इटली के पास थी, और अगले साल 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा।
अगले साल आईसीसी वर्ल्ड कप ये भी भारत में होंगे। और 2021 में भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता थी, जो कि इस साल चाइना के पास है। और चाइना से याद आएगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट 2021 में कहाँ पे हुआ था? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर कौन सा देश बन गया और इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इसका उत्तर दीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2022 में कोप 27 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा मिस्र में। 2021 में कोप 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और अगले साल 2023 में कोप 28 होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो बताइए अभी हाल ही में किसने वोल्ट प्रोग्राम को शुरू किया, तो आंसर होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ये वोल्ट प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये याद रखना। ये उद्योग का पहला डिजिटल ग्राहक जुड़ाव रिवॉर्ड प्रोग्राम है। अब इसमें होगा क्या? अगर देखो कोई भी ग्राहक HDFC एर्गो की पॉलिसी से 2 साल से जुड़ा हुआ है तो उसे कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा, और ये रिवॉर्ड पॉइंट कैश के बराबर होगा। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल वेलनेस ऑफर को रिडीम करने में किया जाएगा। फार्मेसी वाउचर हो गए, डॉक्टर कंसल्टेशन आदि में इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो, या अगर कोई सामाजिक काम हो गया या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल, जिसे क्या कहते हैं, क्लेरिफाई लाइफ, इसको शुरू किया था। वैसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन बने? SL त्रिपाठी बने। और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? रितेश कुमार है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी एक बुक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तो सामाजिक वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीराम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नाम से एक बुक को लिखा है, और नई दिल्ली में जो विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, एक और डॉक्टर है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। इन्होंने बायोग्राफी लिखी है किसकी? रतन टाटा जी की, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और उमा दास गुप्ता हैं, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। और गीता पीरामल का नाम भी याद होगा, बजाज ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन है राहुल बजाज, वैसे तो उनका निधन हो गया, और अभी उनकी बायोग्राफी को लिखा है गीता पीरामल ने, जिसका नाम है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ध्यान रखना, ये भी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की, तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने विनय समरस्य पहल को शुरू किया है। एक्चुअली में राज्य की ग्राम पंचायतों में छुआछूत को मिटाने के लिए ये एक जागरूकता अभियान है, और इस योजना का नाम 3 साल के दलित बच्चे के नाम पर रखा गया है, विनय समरस्य पहल। एक्चुअली में हुआ क्या था? तो बात है सितंबर 2021 की। बारिश के कारण शरण लेने के लिए एक विनय नाम का बच्चा था, जो एक दलित बच्चा था, और बारिश से छुपने के कारण वो एक मंदिर के अंदर चला जाता है। तो गांव के नेताओं ने उसके परिवार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। भाई, तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हो और तुम्हारा बच्चा मंदिर के अंदर चला गया, 25,000 रुपये तुमको देने पड़ेंगे। उसके बाद गांव के नेताओं ने उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया, जिस कारण से उस परिवार को अपना घर और कृषि भूमि को छोड़कर गांव से जाना पड़ता है। तो अभी 14 अप्रैल को, जिस दिन हम अंबेडकर जयंती मनाते हैं, उस दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस पहल को शुरू किया कर्नाटक में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रैंप इस योजना को मंजूरी दी है। इसे किस संस्था से सहायता मिलेगी? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। रैंप की फुल फॉर्म देखो पहले तो, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसकी घोषणा होती है बजट 2022-23 में। इसका उद्देश्य क्या है? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस में सुधार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें से वर्ल्ड बैंक 3,750 करोड़ रुपए की सहायता करेगा, बाकी भारत सरकार लगाएगी। MSME की योजना है ये। तो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। यहाँ से 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसके मंत्री कौन है और MSME डे कब मनाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले MSME ने समर्थ पहल को शुरू किया था स्किल डेवलपमेंट के लिए। एक संभव पहल और स्वावलंबन पहल भी शुरू की है इन्होंने। उसका संबंध है प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट से। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है।
अब आपको बताना है कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं, तो आंसर होगा 34। अच्छा, भूवैज्ञानिक विरासत स्थल ये क्या होता है? तो ये एक ऐसे स्थल होते हैं जिनसे पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला? पृथ्वी के विकास के बारे में पता चलता है, विकास। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो विकास नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, विकास कुमार का नाम। अभी अपॉइंटमेंट में देखा होगा, ये किसी के कुछ बने थे, बताइए जल्दी से ये क्या बने थे। तो यहाँ पे प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो भारत में अब कितनी भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गई हैं? 34 हो गई हैं, जिनमें से 2 अभी जो नए खोजे गए हैं उनमें से एक है शिवालिक फॉसिल गार्डन जीवाश्म उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है स्ट्रेमेक्टोलाइट बियरिंग लाइमस्टोन, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। और वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके भी अभी नए अध्यक्ष बन चुके हैं, वो हम आगे ही देखेंगे। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। देखो, इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि यूनेस्को में कितनी भारतीय धरोहरें शामिल हैं? 40 है। 40वीं कौन सी बनी थी? धोलावीरा गुजरात की। और भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, इंटेंजिबल साइट्स? यह है 14th नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, भारत का पहला जियो पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। और भारत में कितने रामसर साइट्स हैं वर्तमान में? 49 है, ये भी ध्यान रखना पढ़ते आगे। और आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए इसका क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है, वहीं पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।